Hello everyone, my name is Aisha Khan. Welcome to eMaktab. Okay guys, so हमने लास्ट लेक्चर में वन डायमेंशन मोशन को कंप्लीट किया है. ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन. ओके, द चैप्टर नेम इज यूनिट एंड डायमेंशन. सो गाइज आज हम सारा जो भी पढ़ेंगे आज हम यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है. और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशंस, उसके बाद हम एरर के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस चैप्टर का नाम है. अगर हम देखें तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट के बारे में, देन डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो गाइज एक्चुअली ये हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है. जब हम 11 स्टार्ट करते हैं तो ये एक्चुअली में पहला चैप्टर है. ओके, लेकिन हमने स्टार्ट किया वेक्टर से. ये पहला चैप्टर है लेकिन इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इसलिए ये बाद में लिया गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आएंगे, इसलिए उसको पहले नहीं लेते. उसको एक्चुअल में एंड में ले सकते हैं, लेते हैं, लेकिन ठीक है. हमने यूनिट हमने मोशन इन 1D के बारे से लिया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? जनरली फिजिक्स को अगर हम देखें तो उसके अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती हैं, होती भी हैं. तो लेकिन अगर हम देखें एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स द स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉज. अब जितना भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नेचर व्हाटएवर जो हमने ऑब्जर्व किया है. तो क्या है फिजिक्स एक्चुअल में? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. सो गाइज ये एक्चुअल में है. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब देखिए फिजिक्स जैसा कि अगर हमने एक एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है न्यूटन वाली कि एप्पल गिरा, उसने ये ऑब्जर्व किया, देन लॉस निकले. तो एक्चुअल में कुछ चीज़ को स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कोई फेनोमेना, कुछ चीज़ होना ज़रूरी है. जैसा कि अगर जैसा न्यूटन है, न्यूटन साहब बैठे झाड़ के नीचे, तो वो झाड़ के नीचे बैठे, वो एप्पल गिरना, वो एक इंसिडेंट होना भी ज़रूरी था, ठीक है. तो वो फेनोमेना होना ज़रूरी है. उसके बाद जब वो नीचे गिरा तब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि भाई ये नीचे ही क्यों आया, ऑब्जर्व किया. उसके बाद उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है. उसके बाद उन्होंने लॉ दिया, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ है उसको हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक. बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज. एंड व्हाट इज दैट? उसके अंदर 4 चीजें आ जाएंगी. फेनोमेनन ऑब्जर्वेशन, पहले कुछ वाकया हुआ, उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद उसको लॉ दिया गया, ठीक है. सो इट इज कॉल्ड एज फिजिक्स, ठीक है. लेकिन आज हमारा टॉपिक है हमारा यूनिट. आज हम सारी चीज़ें यूनिट की पढ़ लेंगे, कल डायमेंशन की पढ़ेंगे और परसों एरर की पढ़ेंगे, ठीक है. सो नेक्स्ट आज हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन. तो एक्चुअल में हमको यूनिट्स है, ठीक है, यूनिट है, उसमें हमको एक्चुअली ज़रूरत क्यों महसूस हुई है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स की. फिजिकल क्वांटिटीज़ भी है एंड यूनिट्स भी, ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स की हमको क्यों ज़रूरत महसूस हुई? जैसे कि अगर हम देखें यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी था. जैसे कि अगर मान लो अगर हमको कोई क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे? विदाउट यूनिट हम कैसे मेजर करेंगे? अगर मान लो हमको यूनिट्स ना पता होते, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टोर है जहाँ पर मैं राइस बेचती हूँ या फिर गेहूँ जैसा कि अनाज होते हैं, वो सारी मेरी काम है, मेरा ये सेल करने का वर्क है, ठीक है ना. अभी मेरे को यूनिट नहीं पता, हमको पता ही नहीं कि कैसा है. तो मतलब मेरे पास कोई खरीदारी के लिए आया, तो अगर मान लो अगर हमारा हाथ अगर है तो उन्होंने बोला कि 5 मुट्ठी मुझे चावल दे दो, 5 मुट्ठी चावल, ठीक है. अब मेरा हाथ तो छोटा है, तो 5 मुट्ठी चावल उसके लिए मैं दूंगी, उसके लिए 5 मुट्ठी चावल. और सामने अगर और किराना स्टोर है, उनके पास भी वो भी अनाज बेचते हैं, ठीक है.
अब उनके पास अगर कोई बंदा गया और उसने बोला कि 5 मुट्ठी चावल दो, तो उसका हाथ बड़ा है, तो मेरे से तो उसका हाथ बड़ा है, तो बंदे को तो फायदा हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब लोग उसी के पास जा रहे हैं क्योंकि उसकी मुट्ठी बड़ी है। तो ये सारी चीजें ना होना, कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको यूनिटी चाहिए, हर जगह पर हमारा हमारा जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। इसके लिए हमको यूनिट्स का इन्वेंशन किया गया, ठीक है। आप कहीं पर भी जाओ, जैसा कि अगर हम मुल्क से मुल्क एक जैसा कि इंडिया से अगर हमको चाइना में अगर कोई कुछ चीज़ें करनी है, कुछ कारोबार करना है, कुछ हमको देना है, उनसे लेना है, तो इसमें मतलब यूनिट्स का होना ज़रूरी है, फिजिकल क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है। इसलिए हमको नीड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मतलब क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो नुकसान हो जाता, किसी को फ़ायदा होता, किसी को नुकसान हो जाता, ठीक है ना। तो देखो गाइज, ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट की नीड है। लेकिन अगर हम देखें, हमको फिजिकल क्वांटिटीज में अगर फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमको ना पता होते तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज इज व्हाट, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी चीजें, ठीक है। अगर मान लो अगर ये सारी चीजें, जैसे कि अगर हम मास है या फिर कोई चीज़ों का मास होता है या फिर लेंथ होती है, मतलब अगर हम किसके अगर ये सब चीज़ें ना होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमको फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी जानना ज़रूरी था, ठीक है। सो गाइज, ये सारी नीड्स है। नेक्स्ट होता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज़ तो ठीक है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब यही है कि मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। और यूनिट्स क्या है, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब उसके यूनिट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। और इसकी यूनिट है, यूनिट क्या है, मास के लिए हम केजी लेते हैं, लेंथ के लिए कितना लेंगे, केजी, इसके लिए मीटर, टाइम के लिए हम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लेते हैं एम्पियर, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन लेते हैं। एक्चुअली एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं, सीडी, ठीक है। एक्चुअली ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कभी भी नहीं आएगा आपको पढ़ने में, फिजिक्स में, ओके। सो गाइज, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट के। सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पर देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट में अभी हम जो पढ़ेंगे वो एक्चुअली हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट भी है 3 तरह के, जैसा कि एफपीएस मीन्स फूट पाउंड सेकेंड, सीजीएस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीन्स मीटर केजी सेकेंड, ओके। फूट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड द थर्ड वन इज मीटर केजी सेकेंड, सो गाइज, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक्चुअल में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, ये देखिए गाइज, सबसे पहले कोई भी यूनिट की जो खासियत होनी चाहिए, सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम पढ़ेंगे, एक आइडियल यूनिट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो पहला होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड हो, मतलब वेल डिफाइंड मीन्स मतलब अच्छी तरह से पता होगा कि भाई इसकी डेफिनेशन पूरी दुनिया को पता हो, वेल डिफाइंड हो कि भाई ये स्केल है, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो हर जगह ये 10 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड, उसको मतलब कॉम्प्लिकेशन ना हो, मतलब उसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ हो।
सेकेंड वन इसकी इसकी खासियत ये होनी चाहिए इन वेरिएबिलिटी यानी कॉन्स्टेंसी, मतलब कि ये चेंज ना हो। जैसे कि अगर जैसे कि स्केल है यहाँ पर है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो मौसम चेंज हो गया तो 12 सेंटीमीटर हो गई, या फिर कुछ हो गया तो 25 सेंटीमीटर हो गई। ऐसा नहीं, वो हर जगह इंडिया में अमेरिका में चाइना में पाकिस्तान कहीं पर भी हो वो हो कांस्टेंट। ओके। एक्सेसिबिलिटी मीन्स इजीली अवेलेबल हो कहीं पर भी। वो जो यूनिट, जैसा कि अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर, हम बोले कि 10 सेंटीमीटर की हमारे पास स्केल है तो अमेरिका में भी वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास है, ऐसा ना हो कि भाई मेरे पास अगर 10 सेंटीमीटर की स्केल है तो सिर्फ वो मेरे ही पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो हर जगह अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। ठीक है। और कन्वेनियंस इन यूज, मतलब कन्वीनियंट हो, यूज करने में आसानी हो। ठीक है, मतलब यूज कर सके, हर कोई इसे यूज कर सके। ठीक है, तो इसके ये आइडियल है, मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि ये हर जगह अवेलेबल हो, उसकी जो खासियतें हैं वो वेल डिफाइन हो, कांस्टेंट हो, एक्सेसिबिलिटी हो, यूज में आसानी हो, कन्वीनियंस इन यूज हो। ठीक है, ये उसकी खासियत है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये तो हमने यूनिट के बारे में पढ़ी, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। फिजिकल क्वांटिटी को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। एक होती है फंडामेंटल, और यू कैन से द बेस क्वांटिटी, डिराइव एंड द सप्लीमेंट्री। तो गाइस हम यहाँ से एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर देखो, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वेल डिफाइंड, इनवेरिएबिलिटी, एसेसिबिलिटी, ये सारी खासियतें जो भी है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है। ठीक है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ठीक, बहुत आसान होते हैं। अब देखो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, तो पहला हम क्या बोल रहे हैं, पहली फिजिकल क्वांटिटी हमारी कौन सी है, फंडामेंटल और बेस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल। फंडामेंटल भी है एक्चुअल में, इसको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसके और क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटी। तो गाइस फंडामेंटल तो 7 क्वांटिटीज है एक्चुअल में। फंडामेंटल मीन्स व्हाट, ये फंडामेंटल एक खासियत है, ये अपने में आप मीन्स दे डोंट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, मतलब ये अपने में आप है, खुद में खुद है ये, इनको ये मीन्स किसी और पे डिपेंड नहीं करती, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। मैं हूं तो मैं हूं, मैं किसी पे क्यों डिपेंड करूं, इसकी खासियत ये है। तो इसकी क्या है, ये एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज में दे डोंट डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी या फिर अदर क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते ये। ठीक है, दे कैन बी मेजर बाय द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस एंड द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी मतलब इनको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइसेस से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल का तो ये हो गया। लेकिन अब देखो दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होने वाले, जैसे कि such a quantities which are made by the combination of one or more than one physical quantity, एक या एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी से बनने वाले जो भी रहेंगे यूनिट्स या फिर क्वांटिटीज जो भी रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव क्वांटिटीज करेंगे। भाई जैसा कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये एक्चुअली में फंडामेंटल से ही डिराइव होते हैं। तो भाई डिपेंड है और फंडामेंटल डिपेंड नहीं है, डिराइव क्वांटिटीज डिपेंड है। डिपेंड किस पे है भाई, तुम हमारे सब कुछ है, भाई बहन फंडामेंटल को बोल रहे हैं। सेकेंड वन है डिराइव क्वांटिटीज। ये क्या है, ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, such a quantities which are made by the combination
by the combination of one or more than one physical quantity, quantities मतलब एक से ज्यादा, सच अ क्वांटिटी विच आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ या एक से ज्यादा, ठीक है। तो इससे मतलब ये मतलब किसी से मिलकर बने हैं डिराइव क्वांटिटीज, किसी एक फिजिकल या कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज से ये डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए इसको डिराइव क्वांटिटीज कहा जाता है। ओके गाइस, सेकेंड वन है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम अगर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की बात करें, प्लेन एंगल मीन्स व्हाट? सप्लीमेंट्री में पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल अब तक जो हमने डिराइव की हैं, जैसे कि थीटा, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एन सर्कल हियर, जैसे कि हमारे पास सर्कल है और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो ये यहाँ से ये अगर ये ए से बी को चला जाए तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? ये वाले पार्ट को हम आर्क लेंथ कहते हैं। और सपोज कीजिए कि ये रेडियस है, तो थीटा कितना हो जाएगा? आर्क बाय रेडियस। तो ये जो हमारा थीटा है, थीटा इज नथिंग बट द प्लेन एंगल। ओके, थीटा को हम क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। उसी तरह अगर एंगल हमारा 3D में बने, जैसे कि अगर कोन में बने, तो दैट इज कॉल्ड अ सॉलिड एंगल। ओके, तो सॉलिड एंगल के बारे में ज़्यादा पढ़ने नहीं आता है हमको तो प्लेन एंगल के ही बारे में पढ़ने आता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर सॉलिड एंगल के बारे में। सेकेंड में सप्लीमेंट्री में सेकेंड में कौन सा है? सॉलिड एंगल। तो गाइस सॉलिड एंगल मीन्स व्हाट? सॉलिड एंगल मीन्स सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक कोन है, आइसक्रीम का कोन, उसमें जो बनने वाला एंगल है ये एक्चुअल में 3D एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल, 3D एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉलिड एंगल। इसके लिए एक्चुअल में इसको जैसे कि जैसे थीटा हमने फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उसी तरह इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको एक्चुअली में प्रेजेंट करते हैं ओमेगा या गामा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, यानी ये यहाँ से ये जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, ये वाला जो एंगल अल्फा रहेगा, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं इसे, अल्फा को कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। एक्चुअली ये फॉर्मूला कभी आपको यूज में भी नहीं आएगा, सॉलिड एंगल का इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है, पढ़ने में आ गया तो ठीक है ना। तो अब देखो हमने कुछ पढ़े सप्लीमेंट्री, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हमको फाइंड करना है कि एक्चुअल में हमने फंडामेंटल पढ़े, डिराइव क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री तो हमने देख ली है। अब लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में है क्या? देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गाइस। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, कौन कौन सी? पहली है मास, सेकेंड वन है लेंथ, थर्ड वन टाइम, फोर्थ वन टेम्परेचर, फिफ्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, and the sixth one is amount of substance, seventh one is luminous intensity, ओके इतने हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इसके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब इसके लिए यूनिट कौन सा है? मास के लिए कितना हो जाएगा? केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल,
एंड इसके लिए ल्यूमिनेट इंटेंसिटी के लिए कैंडल आर। ओके, ये हो गया हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, याद रखना बहुत जरूरी है ये, ठीक है ना। अब डिराइव क्वांटिटीज कौन से? डिराइव क्वांटिटीज हमने फिजिकल क्वांटिटीज हमने क्या बताया कि एक या एक दो से बनने वाले, जिससे भी हम कहते हैं जो भी बनेगी, जो भी क्वांटिटी बनकर आएगी उसे हम डिराइव करेंगे, डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डिराइव क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। कौन कौन सी है डिराइव्ड क्वांटिटीज? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो गाइस सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? स्पीड। अगर हमको देखना है तो अब स्पीड क्या होता है? तो ये मिलता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से, यानी दो क्वांटिटी से मिलने वाला स्पीड हो गया हमारे पास। तो स्पीड क्या हो गई? एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसकी जो यूनिट है, डिस्टेंस के लिए हम मीटर यूज करते हैं और टाइम के लिए सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट हो जाएंगे इसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से मिलने वाली जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। सेकेंड वन कौन सी है? अब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसकी होती है सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी डिराइव, यानी हमने क्या बताया, एक या दो से मिलकर बनने वाली जो भी क्वांटिटी रहेगी वो होगी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी जो यूनिट हो जाएगी वो उसे कहते हैं हम डिराइव यूनिट। उसी तरह थर्ड देखेंगे हम, थर्ड में मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? केजी। वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड। फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन इज ओके, एरिया ले लेते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये कितना हो जाएगा? m इंटू एम इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू कितना होता है? एम आर स्क्वायर। एम कितना है यहाँ पर? केजी, मास केजी, और ये कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। Okay, so let's moment of inertia is equals to mr square, that is mass is equals to kg and r square के लिए हम ले रहे हैं मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ देखते हैं सिक्स्थ वन इज, सिक्स्थ वन हम क्या लेंगे? फोर्स लिए क्या? ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मास के लिए हम क्या लेते हैं? मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, वर्क डन के लिए हम क्या लेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू ये होता है एफ डॉट एस। फोर्स के लिए अगेन हम क्या लेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हमने डिराइव किया, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेते हैं? एम लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एट्थ वन देखेंगे, एट्थ वन क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 1/t होता है ये, 1/t यानी ये 1/t यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नाइन्थ वन अगर हम देखें, नाइन्थ वन में हम देखेंगे टॉर्क देखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू ये किससे बना है? आर क्रॉस एफ से बना है, ठीक है। तो आर यानी ये मीटर के लिए हो गया, फोर्स के लिए हम क्या लेते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है यहाँ पर? ये वर्क डन का है, यानी टॉर्क का, वर्क डन का, ठीक है। दोनों का सेम है, याद रखना प्लीज, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आते हैं कि किसके यूनिट्स या फिर डायमेंशन में भी आता है किसके डायमेंशन सेम है, यूनिट्स भी सेम है, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ के तो नहीं होगा, मास का कितना हो जाएगा? मास का होगा केजी, वेलोसिटी का होगा वेलोसिटी का वी स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड
दोनों का स्क्वायर यानी केजी मीटर स्क्वायर। तो यानी टॉर्क का, काइनेटिक एनर्जी का और किसका फोर्स, सॉरी वर्क डन का, दोनों तीनों का सेम आ गया हमारे पास। अभी 11 देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखते हैं mgh। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। h के लिए डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके लिए देखो केजी, मास के लिए केजी आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h के लिए हम मीटर लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दीज आर द क्वांटिटीज। अब ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि डिराइव क्वांटिटीज किसी एक या दो से मिलकर बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्वांटिटीज। बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज है। टॉर्क हमने देख लिए हैं। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो एल इज इक्वल टू एम वी आर। टॉर्क, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सारी जो चीजें हैं वो डिराइव में आ जाएंगी। ठीक है, ओके ना गाइस। सो ये हमारी सारी चीजें आ गई है डिराइव। आपको याद रखना जरूरी है, ये याद नहीं भी रखे आपको यूनिट्स तो समझ में आ जानी चाहिए ना। अब देखो गाइस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, वॉल्यूम, etc. mass, length, volume, etc. To express the measurement of physical quantity we need to know the things as given below. इसका मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि अगर हमको टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अब जैसा कि मेरे पास है 1 kg। 1 kg कितना होता है, 1 kg हमको पता है, ये तो SI में है, CGS में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि आपको अगर हम 1 में और 1000 में कंपेयर करें तो आप क्या बोलेंगे कि 1000 इज ग्रेटर देन 1। और अगर केजी में और ग्राम में कंपेयर करें तो यू सेड दैट केजी इज ग्रेटर देन जी, यानी किलोग्राम बड़ा है ग्राम से। ठीक है, तो इसी को अब ये 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया हमारा द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज द नंबर ऑफ द टाइम्स द यूनिट इज कंटेन इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यानी ये द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर, यानी ये जो 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये केजी क्या हो गया हमारा, केजी हो गया हमारा सिस्टम यूनिट हो गया। ठीक है, तो उसी तरह गाइस इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। यानी अब देखो, अगर आप इस एग्जाम्पल से आप क्या समझ रहे हैं, 1 हम क्या बोले, अगर हम दोनों को कंपेयर करें 1 इज लेस देन 1000, यानी 1000 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1, और यहाँ पर किलोग्राम बड़ा है ग्राम से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हम कांस्टेंट ले रहे हैं NU, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है NU। ठीक है, तो यानी NU क्या है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U है, यानी अगर U बड़ा होगा तो N छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब NU क्या है, कांस्टेंट है। NU क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा नंबर होगा, जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा नंबर होगा। यानी यहाँ पर क्या है, यूनिट बड़ी है, नंबर छोटा है। ठीक है, यानी N1U1 इज इक्वल टू N2U2 हो गया। तो इस गाइस ये सारी चीजें हमको कन्वर्जन करने में बहुत आसानी होगी अगर ये वाला फॉर्मूला हमको पता है। तो N1 क्या हो जाएगा हमारे पास, N1 होता है गाइस न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये U1 क्या है, U1 है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड U2 क्या है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, यानी 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना,
तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब यहाँ पे N1 क्या है, N1 है हमारे पास 1 और U1 क्या हो जाए न्यूटन, मतलब न्यूटन को हमको क्या में लिखना है, हमको एक्चुअल में डायन में कन्वर्ट करना है, दैट इज CGS में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट है तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं केजी मीटर पर स्क्वायर, यानी न्यूटन को हम क्या लिखते हैं और केजी मीटर पर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला आ जाएगा केजी, दूसरा मीटर और ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह N2 तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, हमको कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन करना है ना, हमको तो N2 फाइंड करना है। अब देखो U2 का मतलब क्या, ये यूनिट है ना, हमको यहाँ से SI से हमको क्या में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो SI में हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, N2 एज इट इज। अब केजी को हमको लिखना होगा CGS में, तो केजी को हम क्या लिखते हैं ग्राम लिखते हैं, मीटर को हम लिखते हैं सेंटीमीटर और 1 पर सेकेंड स्क्वायर को, सेकेंड को हम सेकेंड ही लिखते हैं। ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो केजी ग्राम सेंटीमीटर ये थोड़ा सा हम इसको जिसके नीचे आएगा उसके नीचे लिख देंगे। केजी के नीचे हम क्या लिखेंगे ग्राम को लिखेंगे और मीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर को लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा N2। ठीक है, ये 1 एज इट इज, ये 1 हमारा एज इट इज, 1 एज इट इज। अब देखो 1 kg कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, ये ग्राम एज इट इज। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू N2। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये कितना बचा N2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 यानी 10 टू द पावर 5, यानी डायन ओके, यानी 1 न्यूटन को पैदा होने के लिए 50 डायन मरे होंगे। ठीक है, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, ऐसा हम जनरली लिखते हैं कि 1। अभी जब हम आगे जैसा कि हम अगर ये ना पढ़े और हम आगे जैसे पढ़ते रहते हैं, जैसे 12th में तो कन्वर्ट करना पड़ता है कि CGS में लिखो 10 टू द पावर 5 डायन लिखो, बहुत सारे कैलकुलेशंस आते हैं। तो ये एक्चुअल में आता कहाँ से, तो ये यहाँ से आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, so next question is the value of the gravitational constant G in MKS system is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. What will be its value in CGS? CGS में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो हमको अगेन N1U1 is equals to N2U2. What is N1 here? तो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन बोल रहा है हम, तो न्यूटन के लिए ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन को हम क्या लिखेंगे डायन लिखेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, केजी स्क्वायर को 1 ग्राम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन एज इट इज, उसके नीचे कितना आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा डायन। ठीक है, डायन आ जाएगा, सॉरी, अब मीटर स्क्वायर उसके नीचे कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 बाई केजी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाई ग्राम स्क्वायर, तो ये ग्राम स्क्वायर ऊपर चलेगा और ये हो गया केजी स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन अभी हमने पढ़े, 1 न्यूटन कितने डायन होते हैं 10 टू द पावर 5 डायन डिवाइडेड बाय डायन। उसी तरह मीटर स्क्वायर, अब ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यानी 100, अब स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 1 ग्राम स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, हमको क्या करना है न्यूटन से हमने डायन में करे, तो यहाँ पर तो अब नीचे वाले को हमको इसको CGS में करना है ना, किलोग्राम को CGS में करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1000 इंटू 1000 ग्राम स्क्वायर, ग्राम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डायन कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल,
तो 10 टू द पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1000 यानी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6। तो गाइज ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये हो जाएगा 5 और 4 10 होते हैं, 10 और 4 ऊपर गया, ये -6, ये -6 हो गया, सॉरी 10 5 और 4 सॉरी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर -6, बचा कितना 10 टू द पावर 3 बचा, 10 टू द पावर 3 यानी 11, ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 बचेगा। दैट मीन्स अगर MKS में हमारे पास 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर ये हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, तो CGS में कितनी होगी ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होगी। ओके, आई होप यू गॉट अ क्लियरिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। आज के लिए बस काफ़ी है, इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। टेस्ट इस संडे को टेस्ट होगा हमारा, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विथ फिजिक्स सो प्लीज यू कैन आस्क इन दैट टेलीग्राम ग्रुप। जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हैं वो वहाँ डाउट्स पूछ सकते हैं, पर्सनली ना पूछे, वहाँ ग्रुप में पूछें आप लोग। ओके, थैंक यू सो मच।